नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। हम लोग क्रॉनिकल सीरीज चला रहे हैं। ये आज उसका चौथा लेक्चर होने वाला है। पिछले 3 लेक्चर की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम आज रिपोर्ट और सूचकांक जो है यानी रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस जो हैं उनके ऊपर आएंगे। और उससे आने से पहले हम एक बात बहुत साफ कर दें आपको कि क्रॉनिकल ये मुझे लग रहा था कि ये 4 या 5 वीडियो में कवर हो जाएगी, बट ऐसा मुझे संभव लग नहीं रहा है कि 5 वीडियो में कवर होगी। छोटे छोटे हालांकि वीडियो हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। आप जाके देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, फायदा होगा आपको निश्चित तौर पे। अब देखिए, अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम देते हैं तो इस तरीके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इंडेक्स से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, या सूचकांक या रिपोर्ट्स बहुत सारी पूछ ली जाती हैं। ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि रिपोर्ट किसने जारी की, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है। तो आपके सामने है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है। अब देखिए, हेनले सबसे पहले इसमें दिया नहीं गया है, बट आप गूगल करें तो पाएंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये कौन जारी करता है, तो हेनले एंड पार्टनर्स ये जारी करती है। इसके अनुसार क्या है, सिंगापुर विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। शक्तिशाली पासपोर्ट क्या, लड़ने वाला पासपोर्ट है, बहुत ताकतवर है, इसमें एटम बम लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो शक्तिशाली पासपोर्ट का मतलब ये है कि एक देश है, उसके पासपोर्ट की कितनी कीमत है, वो कितने देशों में बिना प्रायर वीजा लिए, बिना पहले से वीजा लिए वहां जा सकता है, या फिर वो वीजा ऑन अराइवल होगा या विदाउट वीजा होगा। ओके, तो इसमें नंबर 1 जो देश है इस समय सिंगापुर है, इसको आप याद रखेंगे। नंबर 2 पे देखिए, 3 देश आते हैं, सॉरी, जर्मनी, इटली और स्पेन। जर्मनी, इटली और स्पेन, इन तीनों को आप याद रखेंगे। हो सकता है दूसरे नंबर वाला आपसे पूछ दिया जाए। ऐसे क्वेश्चन से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को बहुत प्रेम होता है, आप ये देखें। अब इसमें देखिए एक मिस्टेक है, यहाँ पे 327 लिखा है। विश्व के 327 गंतव्यों, मतलब ऐसी जगह जहां पे जाया जा सकता है, वहां से 192 वैश्विक गंतव्यों में सिंगापुर विदाउट प्रायर वीजा के, विदाउट पहले वीजा लेने के सिंगापुर का पासपोर्ट वैलिड होता है। हालांकि यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप 227 कर लें। ओके, ठीक है। अब देखिए नंबर 2 में है जर्मनी, इटली और स्पेन। तीनों ही आप देश देखेंगे तो यूरोपियन देश हैं, जो 190 देशों में मुक्त वीजा गंतव्यों के साथ दूसरे नंबर पे हैं। अब देखिए, ये जो हेनले एंड पार्टनर्स है, ये रिपोर्ट जारी करने के लिए, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी करने के लिए अपना डेटा कहां से उठाती है, ये भी आप देख लें। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होती है, जिसको बोलते हैं IATA, यहां से ये अपना डेटा उठाती है। हर साल ऐसे कोई ना कोई आपसे चीज पूछ दी जाती है। इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे कहां पे होगी, तो इंडिया की रैंकिंग है 80। चाइना 68, पाकिस्तान 100। चाइना की पोजीशन हमसे ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे आप देखें, अफगानिस्तान की रैंकिंग सबसे खराब है। वीजा के लिए 27 गंतव्यों की यात्रा कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब अगर इनके पास आपके पास अफगानिस्तान का वीजा है, तो आप 27 देश ऐसे हैं जहां पे वीजा ऑन अराइवल की स्थिति होगी, या विदाउट वीजा आप वहां पर ट्रेवल कर सकते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, धन्यवाद। अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का, अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे 4 बार लिख लीजिए। ये आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि पिछले 3 सालों की आप अगर समीक्षा करें, एनालिसिस करें पिछले पेपर की, प्रीलिम्स की, यूपीपीसीएस के, तो आपको पता चलेगा यहाँ से कि यहाँ से आजकल बहुत मेहरबान है नीति आयोग पे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, राष्ट्रीय है बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। रिपोर्ट कब की है, 2023 की, बिल्कुल इसको याद रखें, 2023 की ये रिपोर्ट है। ओके, तो एक रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, जिसमें ये बोला गया है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 के नाम से। इसमें है कि 2015-16 से लेके 19-21 की अवधि के दौरान ये मार्क कर लें 13.5 करोड़ लोग MPI से बाहर आ गए हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आ गए हैं। ओके, अब अगले बार में आगे चलेंगे। इन 5 वर्षों में जो कमी आई है गरीबों में, यानी ये जो डेटा है आपका, गरीबों की संख्या 24.85 से गिरकर 14.96% हो गई है। और ये जो कमी है इसमें ये जो कमी है 24.85 और 14.96 की 5 वर्षों में MPI में जो कमी आई है वो 9.89% तक घटी है। नंबर 1 इसको ऐसे लिखो, नंबर 2 याद रहेगा,
ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत सी जगह यूज कर सकते हैं मेंस के पेपर में। ओके, ठीक है। तो अब देखिए सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ पे आई है, यहाँ पे लिखा है सबसे ज्यादा गरीबी में कमी कहाँ पे आई है, तो उत्तर प्रदेश है नंबर 1 पे, जहां सबसे ज्यादा इस टाइम पीरियड में एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कमी आई है। उसके बाद बिहार है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। इनको क्रमवार आप याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 3। ओके, अब देखिए आगे का पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, सबसे अधिक गिरावट ग्रामीण क्षेत्रों में दर्ज की है। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे भी डाल देगा क्या सबसे अधिक गिरावट जो है वो शहरी क्षेत्रों में है या ग्रामीण क्षेत्रों में है, आपको उसमें बताना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में है। एक देखिए इसमें रिपोर्ट में यहाँ पे देखिए एक चीज लिखी नहीं गई है, ये नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट है एमपीआई पे, मैं इस बार लिख देता हूं, ये सेकेंड रिपोर्ट है, ये सेकेंड रिपोर्ट है नीति आयोग की एमपीआई पे। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, हो सकता है यही पूछ लिया जाए आपसे, ये सब पूछा जाने लगा, आप इनके चक्कर में रह जाएं और पूछ ये लिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है 32.6% से घट के 19.3 इतनी हो गई है, जबकि इस दौरान शहरी क्षेत्रों में 8.7 से गिरकर 5.3 हो गई है। ओके, अब ये देखिए इसमें लिखे ये सूचकांक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 19-20। अब आप देखेंगे गूगल करके देखें, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये 5 है क्या, देखिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1 2 3 4 5 हुए हैं। आप देखें कि इसका किसके अंडर ये चीजें आती हैं। दूसरी चीज आप बहुत इसमें ढंग से याद रखें, नीति आयोग ने दी गई है, क्योंकि ये रिपोर्ट का नाम लिख के पूछ देगा आपसे और फिर बोलेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री, वहां पे आपसे ऑप्शन होगा, एक नीति आयोग होगा, एक कोई कमीशन दे देगा, उसकी रिपोर्ट है, कमीशन नहीं कोई और मिनिस्ट्री दे देगा आपसे गरीबी से रिलेटेड। एक चीज और याद रखें, जब गरीबी का नाम आया ही है तो गरीबी से आप ध्यान रखें, जो एसडीजी इंडेक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में गरीबी कहाँ पे आती है, तो पॉइंट नंबर 1 है जो गरीबी को दर्शाता है, जिसमें लिखा हुआ है कि पूरे विश्व से गरीबी का उन्मूलन यानी नो पॉवर्टी। पॉइंट नंबर 2 क्या है, तो जीरो हंगर। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। एसडीजी इंडेक्स की एक लिस्ट बना लें, दीवार पे चिपका लें, पढ़ते रहें उसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछ दिया जाता है। मैं जो चीजें स्टैटिक की बताता हूं, अगर आप उससे कर लेंगे, आप कम से कम 10-12 क्वेश्चन आगे चलेंगे इसी से भी। अगले पॉइंट पे हम लोग आने वाले हैं। देखिए अगला टॉपिक है विश्व के पर्यटकों की पसंद में 10 शहरों की में 2 भारतीय शहर हैं। ठीक है, तो ये जारी कौन कर रहा है, जब कोई भी रिपोर्ट आप देखें, कोई इंडेक्स देखें, सबसे पहले ये देखें कौन जारी कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे है ट्रेवल प्लस एंड लेजर मैगजीन, नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको आप पढ़ लें एक बार, केवल रैंकिंग ही तो देखनी है, कितना बुराई है उसमें। ठीक है, विश्व के 25 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची जारी की गई है जो पर्यटन की दृष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें 2 शहर भारत के आते हैं। मैक्सिको का ओसाका है, ओसाका मत कर देना, ओसाका है, ओसाका नहीं है, ओसाका है। सबसे नंबर 1 पे ये है। इसमें लिस्ट में कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए। नंबर 2 पे देखिए उदयपुर आ गया, राजस्थान वाले खुश हो गए। नंबर 2 पे है नंबर 1 पे है ओसाका, नंबर 2 पे है उदयपुर, और तीसरा देख लीजिए भारत का और कहाँ का, 10 नंबर पे मुंबई। यानी हम लोग 2nd और 10th पोजीशन हमारे शहर उदयपुर और मुंबई होल्ड करते हैं इस लिस्ट में। लिस्ट किसने जारी की है, ट्रेवल प्लस लेजर कंपनी। ओके, अगले टॉपिक पे मैं आता हूं। अगला देखिए टॉपिक है हमारा निर्यात तैयारी सूचकांक, यानी निर्यात किसने जारी की, सबसे पहले तो आप यही देख लें, निर्यात तैयारी सूचकांक यानी ईपीआई, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स। ओके, रिपोर्ट 2022 की है, बहुत ढंग से याद रखना, 2023 की रिपोर्ट नहीं है, 2023 में जारी हुई है। किसने जारी की है, तो यहाँ पे नीति आयोग है, नीति आयोग ने जारी की। दिल्ली में निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 की रिपोर्ट जारी की। इसमें इसके अनुसार तटीय राज्यों के ने सभी सूचकांकों पर सर्वोत्तम निष्पादन किया है। अब निर्यात तैयारी क्या है कि निर्यात करने के लिए कितने तैयार हैं हमारे जिले, हमारे स्टेट, इस पे नीति आयोग ये रिपोर्ट जारी करता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसकी रिपोर्ट ये है, ये थर्ड रिपोर्ट है, ये थर्ड रिपोर्ट है, तीसरी, ये नंबरिंग याद रखनी होती है। अगर कोई हाल ही में हुई, कोई 10-15 बार हो चुकी हो तो बात अलग की है, फिर भी कई बार आपसे स्टेटमेंट में या वैसे पूछ देगा। इसमें लिखा है 73% जिलों ने निर्यात कार्य योजना बनाई है। 99% से अधिक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आप ये देखें ये योजना कब चलाई गई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद योजना। फिर आप ये भी देखें कि वन स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना क्या है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेशन है जहां पे ये योजना है, या उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे जिले हैं,
कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला सिस्टम है। सब जगह सभी जिलों में है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे अलीगढ़ हो गया, या कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया, और बहुत से ऐसे जिले हैं, आजमगढ़ हो गया, भदोही हो गया, भदोही कालीन। ये सब चीजें आप देख लें एक बार, लिस्ट इसकी कर लें। मैं स्टैटिक पोर्शन जो बताता हूँ उससे बहुत आगे निकल जाएंगे आप उसको ध्यान में रखें। सूचकांक का उद्देश्य क्या है, देखिए सूचकांक का उद्देश्य है राज्य की निर्यात क्षमता प्रदर्शन और उनकी तैयारी का आकलन करना है। तीसरे संस्करण में सूचकांक, यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है, ये तीसरा संस्करण है इस सूचकांक का जो नीति आयोग ने जारी किया है, ईपीआई, उसको तमिलनाडु नंबर 1 पे रहा। अब इसको ऐसे लिख लेंगे यहीं पे साइड में, यहाँ पे तमिलनाडु हो गया। फिर महाराष्ट्र नंबर 2 में रहा तो एमएच लिख दीजिए, महाराष्ट्र हो गया। नंबर 3 पे कर्नाटक रहा, कर्नाटक हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए 2022 की रिपोर्ट है, यहाँ पे लिख दीजिए 3rd संस्करण है। मैं पढ़ने के तरीके की बात कर रहा हूँ, आप कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे नीति लिख दीजिए, प्रीति मत लिख देना, नीति केवल लिखना। पिछले 2 संस्करणों में गुजरात नंबर 1 पे रहा था, अब की बार 4थे स्थान पर लुढ़क गया है। ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है नीति आयोग ने किया, थर्ड रिपोर्ट है, और ये 3 टॉप के हैं, इनको याद करिए। भूमि से घिरे राज्यों में हरियाणा शीर्ष पे रहा, इसको आपको याद रखना चाहिए। भूमि से घिरे जो राज्य हैं उनमें हरियाणा शीर्ष पे रहा है। उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, उत्तर प्रदेश का स्थान भूमि से घिरे राज्यों में 3रा स्थान है। रिपोर्ट में यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन गूगल करके रिपोर्ट देखें, पढ़ें। आप मत पढ़ें, जितना मैंने पढ़ दिया इतना बहुत है, ठीक। केंद्र शासित प्रदेशों में छोटे राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पे है गोवा, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ऐसे पूछता है। गुजरात निर्यात के हिसाब से गुजरात का जामनगर देश का सबसे शीर्ष जिला है, जिला भी पूछ सकता है, गोवा पूछ सकता है, छोटे राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में। इस सूचकांक के लिए राज्यों का मूल्यांकन 4 प्रमुख स्तंभों पर किया जाता है, नीति, व्यापार, निवेश, निर्यात, माहौल, निर्यात प्रदर्शन, ये सब चीजें हैं। इतनी चीज रिपोर्ट आप देख लेंगे, इससे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक है हमारा, विश्व की 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत 4थे स्थान पर है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है, तो यहाँ पे आप आए, एक डेटा वेबसाइट जो रक्षा संबंधी जानकारियां साझा करती है पूरे वर्ल्ड से, तो है ये, इसका नाम है ग्लोबल फायर पावर, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दें। 2023 में इसने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें वर्ल्ड की जो 10 सबसे शक्तिशाली सेनाएं हैं उसमें भारत का स्थान 4था है। विश्व में भारत विश्व का स्थान सबसे 4था शक्तिशाली देश है। तो टॉप के 3 देश कौन से हैं, तो नंबर 1 पे देखेंगे आप, यूएसए है, रसिया है, चाइना है, इंडिया है। आपसे ये भी शायद पूछा जा सके कि टॉप 10 की लिस्ट में कौन सा इसमें देश नहीं है, अगर वो बहुत फालतू का क्वेश्चन बनाए आयोग। दरअसल कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बहुत फालतू के बना भी सकता है। टोटल रैंकिंग में आप इसमें देख लें कि कितने देश हैं। 145 देशों की एक सूची तैयार की गई है, साल दर साल बदलाव होता है। इन देशों को आप देख लें, इसमें पाकिस्तान भी हमारा प्यारा मित्र है, जापान, फ्रांस, इटली, और अगर आप देखें इसमें तो यूएसए, जापान, दक्षिण कोरिया हो गया, ये हो गया। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 देश यहाँ पे यूरोपियन है, बाकी अन्य कंट्रीज हैं। 4थे नंबर पर इंडिया है, इसको याद रखना। पहले 3 पे ये 3 है। सेकंड, आप कंफ्यूज भले इसमें हो जाए कि चाइना ऊपर लगा दें, कभी अपनी दिमाग लगाने लगते हैं ना लोग, बट इसमें रसिया है, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो आईईपी है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, ढूंढिए, आईईपी, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे सिडनी में, ओके। और अन्य जगह भी हैं, कई जगह पूरे वर्ल्ड में ये ऑपरेट करती है। इसने निकाली है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, इसमें कुल 163 देश को शामिल किया गया है। इसके अनुसार है क्या, आइसलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे शांतिपूर्ण देश है। भारत इस लिस्ट में 126वां स्थान 2023 में प्राप्त हुआ है, 135वें स्थान पर, जबकि पिछले साल था 2022 में। अब इसमें आप खुद ही कैलकुलेशन ये करें कितने अंकों की गिरावट हुई है, कितने अंकों की गिरावट का मतलब सुधार हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 जो होता है वो सबसे अच्छा है, बाद का नंबर सबसे खराब है। तो आप देखेंगे कि 11 अंकों का सुधार हुआ है, 11 स्थानों का, नॉट अंकों का, ओके। इसको आप देखें। अगला देखिए, हम लाइन पे पहुंचते हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों में अलग अलग ये नाम है, देख लीजिए, भूटान सबसे शांत है, पाकिस्तान हमारा प्यारा मित्र यहाँ पे है, नेपाल, ये सब चीजें आप देख लें। अंतिम स्थान आप जरूर याद रखें, अफगानिस्तान का है, जो 163 है, क्योंकि टोटल कंट्रीज 163 है। टॉप 5 में ये है, आइसलैंड है, डेनमार्क है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रिया है। अब
आइसलैंड डेनमार्क देखिए एक साथ है। आपको पता है आइसलैंड की कहानी अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि 1944 में ये देश आज़ाद हुआ। कैसे आज़ाद हुआ? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, जर्मन्स ने डेनमार्क पर हमला कर दिया। 1940 की ये घटना है। 1940 की घटना में डेनमार्क पर जर्मन्स का आक्रमण हुआ, इसको लगभग कब्जा ही लिया था। इसी टाइम पे आइसलैंड पे डेनमार्क का आधिपत्य होता था। धीरे धीरे ये हुआ, आइसलैंड ने अपने आप को अलग कर लिया इससे, और एक प्लेबिसाइट कराया गया जिसको जनमत संग्रह कहते हैं। प्लेबिसाइट कराया गया, इसको जनमत संग्रह कहते हैं। उसके बाद में प्लेबिसाइट में ये डिसाइड हो गई कि भारत, ये आइसलैंड जो है एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र के तरीके से, एक रिपब्लिक कंट्री के तरीके से, रिपब्लिक है ये याद रखना, रिपब्लिक रिपब्लिक रिपब्लिक, ओके, गणतंत्र है। गणतंत्र क्या होता है? पॉलिटी वाला लेक्चर मेरा देखें जाके, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, इतनी चीजें हो गई, इसको आप याद रखेंगे। आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, 3 चीजें आप बहुत याद रखें, अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है ये पूछ देता है, ये पूछ देता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगले पे आते हैं। कराची विश्व का सबसे कम रहने वाले योग्य शहरों में से एक तो है EIU। ये EIP नहीं है, ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है जिसको EIU बोला गया है। कराची दुनिया का शीर्ष जो सबसे कम रहने वाले क्षेत्र हैं 5, उनमें से एक है। शहरी क्षेत्र हैं, जो शहरी सबसे कम रहने वाले शहरी क्षेत्र हैं। EIU ने देखिए एक रिपोर्ट जारी की है, एक इंडेक्स जारी की है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023, ये ठीक। इसमें कुल 173 है शहरों में। कराची जो है 169 है। भारत पाकिस्तान की जब वार हुई थी 1972 वाली, इंडिया ने कराची को उड़ा के फेंक दिया था। इसके ऑयल जो स्टेशन थी वो सारी धू करके 1 सप्ताह तक जल रही थी। वो स्टोरी आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो कोई खास महत्व नहीं रखती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंग है। अगले टॉपिक पे मैं चलता हूं। अब देखिए, वैश्विक सार्वजनिक ऋण 92 ट्रिलियन तक पहुंच गया। यूनाइटेड नेशंस ऐसा बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र ऐसा बोल रहा है। वैश्विक सार्वजनिक ऋण 92 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। एक रिपोर्ट जारी की है, देखिए इसने यूनाइटेड नेशंस ने 12 जुलाई को। उस रिपोर्ट में ये कहा कि वैश्विक सार्वजनिक ऋण बढ़कर 92 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। G20 के वित्त मंत्रियों की एक बैठक हुई 12 जुलाई को, उसी में ये रिपोर्ट जारी की गई। उसमें कहा गया पिछले 2 दशकों में विश्व भर के घरेलू और विदेशी ऋण 5 गुना से अधिक बढ़ गए हैं। इतनी चीजें ठीक है, इसके बाद की चीजें आप पढ़ लें, कोई ऐसी खास बात है नहीं, फिर भी आप पढ़ लें। बाद के पॉइंट हैं जो इनको भी पढ़ लें कि विकासशील देशों पर वैश्विक सार्वजनिक ऋण का लगभग 30% बकाया है, जिसमें 70% का प्रतिनिधित्व चाइना, भारत और ब्राजील पर है। बढ़िया चीज है, ओके। ये चीजें आप देख लें, इतनी कोई प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस में जब आप लिखेंगे तो ये सब चीजें आप रिपोर्ट का सहारा देते हैं कहीं ना कहीं। अगला देखिए टॉपिक है शिक्षा पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 यानी 1.0 भी आया होगा। इससे हेडलाइन पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हेडलाइन में आप सबसे पहले ये ढूंढने की कोशिश करें कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स किसने जारी किया। तो सबसे पहला देखिए वर्ड लिखा है शिक्षा मंत्रालय ने, यहाँ पे इसको लाइन कर लें। वर्ष 2021-22 के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया है, ठीक। इसमें ये 2.0 है। इसका इष्टतम शिक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को बहुआयामी हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करना है। यानी शिक्षा प्रणाली में सुधार हो, इष्टतम शिक्षा प्राप्त हो, उसके लिए जो स्टेट हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल हस्तक्षेप करें, उनके लिए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों ऐसे। ये जो इंडेक्स है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनको 10 कैटेगरी में ग्रेड करता है। आप देखेंगे कि अगर 5 कैटेगरी ऊपर के उठाई जाए, 5 ग्रेड ऊपर के उठाई जाए, उनमें से कोई ना स्टेट है ना कोई यूनियन टेरिटरी है, उसमें कोई नहीं आता है। रिपोर्ट में सबसे टॉप पे जो है वो देखिए, रिपोर्ट में लिखा गया है स्कूली शिक्षा में, जो स्कूली शिक्षा होती है उसमें चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में और पंजाब जो है वो स्टेट में सबसे टॉप पर हैं, बट ये 6ठे स्थान पर हैं, 6ठी ग्रेड में रखा गया है पंजाब और चंडीगढ़ को। टॉप 5 में कोई नहीं है। स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपसे पूछते हैं कि टॉप 5 में किसने जगह बनाई, उसमें तीसरा ऑप्शन या चौथा ऑप्शन या पहला ऑप्शन होगा कि कोई नहीं, और आप ढूंढते रह जाएंगे कि हाँ पंजाब नहीं होगा, केरल लिखा है, अरे केरल तो हो जाएगा, केरल बहुत पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे गलती होती है, और वो जानते हैं कि आप ये चीजें करेंगे, तो इन चीजों से बचें, ठीक है। चलो बढ़िया।
इसके बाद गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को 7वें ग्रेड पे रखा गया है। अरुणाचल में, इसमें देखिए यूपी नहीं लिखा गया है। इंडेक्स आप पढ़ें जाके, तो उसमें ढूंढें यूपी को कहाँ लिखा गया है, यहाँ पे नोट डाउन कर लें, बहुत सारी जगह होती है। ठीक, चलिए अगले टॉपिक पे मैं चलता हूँ। अब देखिए अगली रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र की बच्चों और संघर्ष पर रिपोर्ट, यानी यूनाइटेड नेशंस की चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उस पर एक रिपोर्ट आई है। किसने जारी की है? तो एंटोनियो गुटेरेस साहब ने इसको जारी की है। एंटोनियो गुटेरेस साहब ने इसको जारी की है। और इसको ये 2023 की रिपोर्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। एक डेट जरूर याद रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है 2023 में कुछ अगर हुआ है, रिपोर्ट आती है 2022 की, आप 2023 में रहते हैं, जब तक एग्जाम आ जाता है तो 2023 की रिपोर्ट भी आ जाती है 2023 में ही, समझे? तो आपसे दिक्कत इसमें हो जाती है। इसमें आप देखेंगे बच्चों पर और संघर्ष एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें क्या हुआ ये है, अगर कुछ बड़ी चीजों की इसमें बात करें तो इसमें हुआ यह है कि भारत सरकार के द्वारा बच्चों की बेहतर सुरक्षा और उनके लिए उपायों के कारण भारत को इस रिपोर्ट से बाहर कर दिया गया है। भारत को इस रिपोर्ट से बाहर कर दिया गया है। जबकि पहले क्या होता था कि 2010 के बाद पहली बार इस रिपोर्ट में जो कंट्रीज थे, जैसे बुर्किना फासो कंट्री है, कैमरून है, आप एटलस में देखें ये कहाँ है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान है, फिलीपींस है, ऐसे देशों की लिस्ट में भारत का नाम नहीं है। 2010 के बाद पहली बार, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यहीं से आता है, कहां से नहीं है। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की यह प्रतिवर्ष रिपोर्ट जारी होती है, हर साल ऐसी रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें सशस्त्र जो संघर्ष है उनके चलते बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन और उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहारों की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करती है, ऐसी रिपोर्ट। ओके, इसको आप याद रखेंगे। 2010 के बाद इनमें नहीं आया है, भारत को बाहर कर दिया, ये चीज जरूरी है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ऐसे सवाल आते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि बच्चों और संघर्ष पर जो रिपोर्ट आती है वो संयुक्त राष्ट्र जारी करता है। ओके, फिर है ऊर्जा ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ETI। ओके, अब ETI कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। 2023 की रिपोर्ट आ गई है, 28 जून को आई। इस संक्रमण सूचकांक जारी किया गया, इसमें भारत अपने एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक में वैश्विक स्तर पर 67वें नंबर पर है। इस चीज को याद रखें, ऐसे लिख दें, ऐसे जब जगह जो खाली हुआ करे उसमें शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक, इंडिया 67, अगर कोई पुरानी है तो यहाँ 2022 लिखें, यहाँ पे लिख दें इसका स्थान क्या था, यहाँ पे लिख लें कितने अंकों की कमी आई है, टॉप 1 2 3 कौन कौन से हैं, सबसे लास्ट वाला कौन सा है। इतना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिपोर्ट में, कम से कम। ओके, इसके बाद में ये सब दिया हुआ, इसके बाद जो कुछ आप लिखेंगे, ठीक। इस रिपोर्ट में भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था जहां सभी आयामों पर एनर्जी ट्रांजिशन की गति तेज हो रही है। सिंगापुर बहुत छोटा सा देश है, छोटा सा देश का एक शहरी है, बड़ा एकमात्र ऐसा प्रमुख देश है जो संतुलित तरीके से स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और इक्विटी को बढ़ाकर उचित गति प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, 2014 के बाद वैश्विक औसत ETI स्कोर में 10% की वृद्धि हुई है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में न्यूनतम वृद्धि देखी गई है। ठीक, अब देखिए यहां से क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं कि जो रैंकिंग है, रैंकिंग से ही दरअसल कई बार क्वेश्चन आते हैं, या किसने रिपोर्ट जारी की वो आएगा, कौन सी रिपोर्ट है ये आ जाता है, पिछले वर्ष इंडिया की क्या स्थिति थी, इस वर्ष क्या स्थिति है। पिछले भी वर्ष की स्थिति आप याद रखेंगे, क्योंकि पिछले वर्षों की स्थिति पूछी गई है, बार बार आपसे कंफ्यूज करता है आपको, आप इस साल की रटते हैं, पूछ लेता है पिछले साल। ओके, आप हो जाते हैं कंफ्यूज। 120 देश हैं इसमें। ओके, एक मिनट। तो देखिए 120 देशों की ये सूची है। इस सूची में जो नंबर 1 पे है वो है स्वीडन नंबर 1 पे है। उसके बाद शीर्ष देशों में डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है और स्विट्जरलैंड है। ठीक, सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, ऐसी लिस्टों में यूरोपियन कंट्रीज सबसे ऊपर होते हैं, ऐसे कंट्रीज। शीर्ष 10 में देखिए कि फ्रांस है, जो G20 का एकमात्र ऐसा देश है, जर्मनी है, USA है और UK है। ठीक है, 120 अर्थव्यवस्थाओं के ये वाली चीजें आप पढ़ लें, ऊर्जा संक्रमण क्या होता है, एनर्जी ट्रांजिशन क्या है, इसको आप इसमें देख लेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, गूगल करेंगे कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, छोटी छोटी चीजें आप यहाँ पे लिखते चलेंगे, आपको फायदा होने वाला है इससे। देखिए इसमें तो लिखा हुआ है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ओके। अब सबसे लास्ट इसका टॉपिक है, जुलाई सबसे सर्वाधिक गर्म महीना रहा है। WMO वर्ल्ड
विश्व विज्ञान संगठन है WMO, एक यूरोपीय आयोग इसके साथ में है। कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के वैज्ञानिकों ने जुलाई महीनों की परिस्थितियों को अभूतपूर्व असाधारण बताया है। जुलाई सबसे गर्म महीना रहा है। इसके 3 दिन सर्वाधिक गर्म रहे हैं जो इनमें शामिल हैं। 3 सप्ताह थे जो सबसे अधिक इसके गर्म थे 4 सप्ताह में। समुद्री तापमान भी इस वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर सबसे ऊंचे दर्ज किए गए हैं। अब इसमें आपसे साइंस या इकोलॉजी में आपसे पूछता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो कोरल्स होते हैं उनमें मॉर्टेलिटी आ जाती है मुझे, और यहाँ का इकोसिस्टम जो समुद्र का है वो खराब होने लगता है, उससे असर पड़ता है पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर। ऐसी चीजें आपको रिलेट करेंगे। 2015 से 22 के 8 साल यानी 173, 2015 से के 8 साल, ये जो 8 साल हैं 173 वर्षों के आंकड़ों पर आधारित रिकॉर्ड पर लगातार सबसे गर्म वर्ष रहे हैं। आज टॉपिक हमारा खत्म होता है ये। अगले टॉपिक में और 2 टॉपिक मैं मैक्सिमम और लूंगा जिसमें ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। मैं कोशिश करता हूं मैं आपको सब बता सकूं, मतलब जो स्टैटिक पोर्शन है मैं उसको भी कंप्लीट कर सकता हूं। इसमें मैं ये बताने की कोशिश करता हूं, मैं बार बार ये बताने की कोशिश करता हूं कि सवाल कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि रामायण के तरीके से एक तरफ से लास्ट तक अगर इसको पढ़ते रहिए तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। आप बार बार पेपर देखें, नहीं तो मैं बताता तो हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए इससे बहुत बूस्ट मिलता है, एक मनोवैज्ञानिक बूस्ट होता है हमारे ऊपर। दूसरा, आपको भी सीधा फायदा मिलेगा इससे, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं बहुत सटीक हैं। इधर उधर से कोई भी मैं चीज कोशिश नहीं करता हूँ कि फालतू की चीजें इस पे डाल सकूं। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। अगले लेक्चर में, अगले इसमें मैं मिलता हूँ। कल मैं पॉलिटी सीरीज जो हम लोगों की चल रही है उसका मैं अगला लेक्चर लेके आऊंगा। उसमें NCERT भी कवर हो रही है, उसमें लक्ष्मीकांत भी कवर हो रही है। तो इन सब चीज़ों को आप देख लें। ODS के पेपर भी उसमें कंप्लीट हो रहे हैं, वो एक कंप्लीट कोर्स है। करंट अफेयर्स भी ये RO और ARO के लिए 2024 के UPPCS प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप लगातार फॉलो करते रहेंगे तो लास्ट टाइम पे जो आप परेशान होते हैं, भागे भागे घूमते हैं कि ये पढ़ें कि वो पढ़ें, तमाम सी रंगीन किताबें लेके आएंगे, उसकी लिस्टिंग करते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, उन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा अगर 95% एक्यूरेसी इसमें आपकी रहती है। अगर इतना आप पढ़ लेंगे जितना मैं बता रहा हूँ, 95% से ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी रहेगी और बहुत आसानी से आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। केवल आप देखते रहिए, जो मैं कहता हूँ उतना केवल करते रहिए। 3 से 4 बार 1.25 पे लगा के देख लीजिए, ठीक है। अगर लिस्टिंग विस्टिंग करें तो कर लें, ना करें तो बिल्कुल ना करें, इसको लगातार देख ही लीजिए 2-3 बार, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी जब ये आप PDF के चक्कर में मत पड़ें, हालांकि आप कहते हैं तो मैं दे तो देता ही हूँ, लेकिन PDF के चक्कर में मत पड़ें, आप हार्ड कॉपी लें। हार्ड कॉपी का अपना महत्व है, PDF सब बेकार की चीज़ होती है। जब पेपर हाथ में होता है, हाथ में पेन होता है, तो साइकोलॉजिकल एक बिल्डअप होता है आसपास हमारा एरिया, ऐसा हम ऐसा साइकोलॉजिकली डेवलप हो जाते हैं कि चीज़ें दिमाग के अंदर जाने लगती हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बढ़िया। चलिए, ओके, बाय बाय।